हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर, और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये पता है, कैसे होता है वो हम देखेंगे। ओके, तो हम रिप्रोडक्शन की बात कर चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर चुके हैं, ह्यूमंस के बारे में अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट्स डेवलपिंग, दैट इज टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, ओके, एंड बिकम्स फंक्शनल, दैट इज अटेन्स प्यूबर्टी। ओके, तो ह्यूमन बींग जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें उनमें देखने को मिलता है। और क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे? कब होता है स्टार्ट ये? जब ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि टेस्टिस जो मेल में है और ओवरी जो फीमेल में है, वो डेवलप होने लगती हैं। ओके, क्या होती है? डेवलप होने लगती हैं, ग्रोथ करने लगती हैं और वो फंक्शनल हो जाती हैं। कैसे फंक्शनल होती है? जो टेस्टिस होते हैं वो हार्मोन बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं और सेक्सेस का प्रोड्यूस करते हैं। वहीं जो ओवरी है वो क्या बनाते हैं? वो ओवम बनाते हैं और ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गए? डेवलप हुए, फंक्शनल हो गए। और ये जब डेवलपिंग स्टेज पे आते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, कौन सी एज बोलते हैं हम उसको? हम उनको बोलते हैं प्यूबर्टी। ओके, इन गर्ल्स प्यूबर्टी बिगिंस एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। ओके, जो फीमेल्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनमें प्यूबर्टी कब स्टार्ट हो जाती है? जब वो 11 साल के होते हैं। इन बॉयज इट बिगिंस एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स। ओके, और बॉयज में कब होते हैं? जब वो 12 से 14 साल के होते हैं। प्यूबर्टी कंटिन्यूज टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। और ये प्यूबर्टी कब तक चलती है? 18 साल की उम्र तक ये प्यूबर्टी का काम होता रहता है। अब हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, जो 11, 12, 13, 14 साल के बच्चे होते हैं, 11 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, सेकेंडरी चेंजेस बोलते हैं हम उसको। और ये चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप हो रहे हैं और वो फंक्शनल हो चुके हैं। ओके, वो अपना फंक्शन दिखाने लग गए हैं। अब बॉयज में प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ओके, द वॉइस बिकम डीप। इनकी वॉइस कैसी हो जाती है? डीप हो जाती है। दे बिकम मस्कुलर, मसल्स वगैरह बनने लगती हैं बॉयज की। ओके, ग्रोथ ऑफ हेयर इज सीन इन द रीजन्स लाइक आर्मपिट, जेनाइटल, चेस्ट एंड फेस। ओके, हेयर ग्रोथ होने लगती है। कहाँ होने लगती है ये? आर्मपिट्स में होने लगती हैं, जेनाइटल्स में होने लगती हैं, प्यूबिक एरिया में, चेस्ट में और फेस में। ओके, फेस पर। चेस्ट एंड शोल्डर्स ब्रॉडन। अब जो चेस्ट और शोल्डर वाला पोर्शन होता है बॉयज का, वो कैसे होने लगता है? वाइड होने लगता है, ब्रॉडन होने लगता है, ठीक है, चौड़ा होने लगता है। पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्जर। अब ये जो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पेनिस और टेस्टिस, ये क्या हो जाते हैं? लार्ज होने लगते हैं, इनमें ग्रोथ शो दिखती है हमें, ठीक है, डेवलपमेंट दिखता है। गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है हमें प्यूबर्टी के टाइम पे, वो हम देख लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट डेवलप्स एंड एनलार्ज। ओके, गर्ल्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जो ब्रेस्ट होते हैं, वो डेवलपमेंट दिखाते हैं, वो एनलार्ज होते हैं, बड़े होते हैं और क्या? ग्रोथ दिखाते हैं। वॉइस बिकम श्रिल। वॉइस कैसी हो जाती है? पतली हो जाती है। ग्रोथ ऑफ हेयर इज सीन इन एरियाज लाइक आर्मपिट एंड जेनाइटल। फीमेल्स में भी हेयर ग्रोथ होती है। कहाँ होती है? आर्मपिट्स में होती है और प्यूबिक रीजन में होती है, जिसे हम जेनाइटल्स बोलते हैं। द थाइज एंड हिप्स ब्रॉडन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट इन दिस रीजन। जो थाई का रीजन होता है, जो हिप का रीजन होता है, वो क्या होते हैं? ब्रॉड होने लगते हैं, वाइड होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं ये? क्योंकि उनमें फैट्स का डिपोजिशन होने लगता है। ओके, वहाँ पे जो फैट्स है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, बढ़ने लगता है, इसलिए वो ब्रॉड हो जाते हैं। फिर और क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब्स, वजाइना एंड यूट्रस एनलार्जेस। ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, वजाइना है, यूट्रस है, ये भी क्या होने लगते हैं? एनलार्ज होते हैं, मतलब बड़े होने लगते हैं। ओवरी स्टार्ट्स रिलीजिंग एग्स एंड मेंस्ट्रुएशन बिगिन। ओके, जो ओवरी है वो ओवा बनाती हैं, ओवम प्रोड्यूस करती हैं।
ओवम प्रोड्यूस भी करती हैं और रिलीज भी करती हैं, और जब वो ओवरी जब एग रिलीज करने लगती है, एग मीन्स ओवम, ओके, एग रिलीज करने लगती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं, ओके। These changes in female are caused by the action of hormones estrogen and progesterone, ओके। ये जो चेंजेस हमें फीमेल में या गर्ल में देखने को मिल रहे हैं वो किसके कारण होते हैं, वो हार्मोन ईस्ट्रोजन के कारण होते हैं, मेनली किसके कारण होते हैं, ईस्ट्रोजन के कारण होते हैं। और ये ईस्ट्रोजन कौन सिक्रीट करता है, ओवरी सिक्रीट करते हैं, ओके। और वही जो चीज़ हमें बॉयज़ में चेंजेस देखने को मिल रही है, तो बॉयज़ में कौन ये चेंजेस लेकर आता है, कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, और ये कौन सिक्रीट करता है, टेस्टिस सिक्रीट करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, ओके। डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या कंडीशंस जो चाहिए होती है सेक्स सेल प्रोड्यूस करने के लिए, हार्मोन्स के क्या काम होते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है, ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल में देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले बात आती है टेस्टिस की, और उससे पहले मैं बता दूँ स्क्रोटम की। स्क्रोटम ना एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज स्क्रोटम, ओके। स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, स्क्रोटम में क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ओके। और ये टेस्टिस का काम क्या होता है, टेस्टिस का काम होता है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि टेस्टिस जो होते हैं वो सेक्स सेल्स बनाते हैं। मेल में सेक्स सेल्स कौन से होते हैं, स्पर्म सेल्स, ओके। स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और क्या करते हैं, ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी बनाते हैं, ओके। प्रोड्यूस स्पर्म सेल produces the हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। मेल्स में जो चेंजेस आते हैं वो ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं, ओके। अब टेस्टिस जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ओके। अब बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट होल्ड्स टेस्टिस एंड प्रोवाइड टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर, 2 to 2.5 डिग्री जो होते हैं वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से कम करके रखते हैं स्क्रोटम, ताकि टेस्टिस जो है वो स्पर्म सेल प्रोड्यूस कर सके, ओके। नेक्स्ट क्या है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं, स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, ओके। ये क्या करता है, कैरी स्पर्म टू द यूरेथ्रा, ये स्पर्म को कहाँ तक लेके जाता है, यूरेथ्रा तक लेके जाता है। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिस से स्पर्म पहले जाएंगे एपिडाइडमिस में, फिर एपिडाइडमिस से ये कहाँ जाएंगे, वास डिफरेंस में, ओके। एपिडाइडमिस का फंक्शन होता है कि ये स्पर्म को स्टोर करके रखते हैं जब तक स्पर्म सेल्स मैच्योर नहीं हो जाते हैं, ओके। फिर आता है सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल जो होता है वो फ्रक्टोज सीमेन में रिलीज करते हैं, ओके। सेमाइनल वेसाइकल सिक्रीट्स फ्रक्टोज इनटू सीमेन, क्यों करते हैं, ताकि स्पर्म सेल को एनर्जी मिल सके, विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द स्पर्म, ओके। तो यहाँ पे जो है क्या, सेमाइनल वेसाइकल ये वाला जो पार्ट है ये क्या सिक्रीट करते हैं, फ्रक्टोज सिक्रीट करते हैं, और ये फ्रक्टोज कहाँ जाता है, सीमन में फ्लूइड होता है जो जिसमें स्पर्म सेल्स जो है वो फ्लोट करते हैं और स्पर्म को ये फ्रक्टोज एनर्जी देते हैं, ओके। Prostate gland secretes an alkaline buffer into the semen to protect the sperm from the acidic environment of the vagina, okay? तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या करते हैं, अल्कलाइन बनाते हैं सीमेन को, क्या करते हैं, सीमेन को अल्कलाइन बनाते हैं, ताकि जब स्पर्म फीमेल बॉडी में जाए तो जो फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वजाइना, वो कैसा होता है, वो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसका। तो एसिडिक एनवायरनमेंट है जिसके कारण स्पर्म को डैमेज हो सकता है या वो डेड भी हो सकता है, तो इसलिए सीमेन को ये क्या बना देते हैं, अल्कलाइन बना देते हैं, ताकि जब ये एसिडिक एनवायरनमेंट पहुंचे तो उनको कोई दिक्कत ना हो। फिर आती है बात किसकी, यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा जो है वो क्या है, कॉमन पैसेज है यूरिन का और किसका, सीमेन का, ओके। कॉमन पैसेज होता है ये मेल में। कैरी सीमन ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन, कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, ओके। तो यूरेथ्रा जो है वो यूरिन को कैरी करता है, कहाँ से, ब्लैडर से, और यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू हम मतलब मेल जो है हम भी वो क्या एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से। बट मेल में यूरेथ्रा के दो फंक्शन होते हैं, वो सीमेन भी कैरी करता है और यूरिन भी कैरी करते हैं, ओके।
अब बात करते हैं हम पेनिस की। डिपॉजिट स्पर्म इनटू द वजाइना ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन। पेनिस का काम क्या होता है कि ये स्पर्म को डिपॉजिट करते हैं कहाँ पे, फीमेल बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, कहाँ, वजाइना में। ओके, कंटेन्स द यूरेथ्रा, और पेनिस में क्या प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। अभी हमने बात करी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में सबसे पहले आते हैं ओवरीज। ओके, तो जैसे मेल में क्या था, टेस्टिस थे, वैसे ही फीमेल में ओवरीज होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं और क्या बनाते हैं, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल। ये क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फीमेल के। दीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ फीमेल्स नियर द किडनीज एंड आर ओवल इन शेप। कौन से शेप है इनका, ओवल है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये किडनीज के पास प्रेजेंट होते हैं। एवरी फीमेल हैज़ 2 ओवरीज। जितनी भी फीमेल्स हैं उनके पास 2 ओवरीज होती हैं। ओके, राइट एंड लेफ्ट। द ओवरीज प्रोड्यूसेस मैच्योर फीमेल गैमीट्स कॉल्ड ओवा और एग्स। ओवरीज का काम क्या होता है, ये ओवम प्रोड्यूस करते हैं, ओवम को हम क्या, एग्स भी बोलते हैं। ओके, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करते हैं। They also produce the female sex hormone estrogen and progesterone। ये 2 हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, कौन कौन से, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। The ovary has thousands of immature eggs called follicles which mature at the time of puberty। तो ये यहाँ पे क्या लिखा है कि ओवरी के पास थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं जिनको फॉलिकल्स बोलते हैं। फॉलिकल्स क्या होता है ना, फ्लूइड सैक होता है एक, और उसमें क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। और इसी फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं ओवा या फिर एग। ये इमेच्योर रहते हैं और जो एग्स डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो इन्हीं फॉलिकल्स में होते हैं। ओके, फॉलिकल्स क्या है, फ्लूइड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें इमेच्योर एग प्रेजेंट है, और इन्हीं फॉलिकल्स में ये एग्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं। ओके, और ये कब मैच्योर होना शुरू करते हैं, प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी के टाइम पे। नेक्स्ट आता है ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ओके, ये आपकी ये ओवरीज होती हैं, दोनों साइड ओवरीज होती हैं, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है, दीज आर प्रेजेंट जस्ट अबव द ओवरीज। ओवरीज के जस्ट अबव फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द फैलोपियन ट्यूब, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो होता है ना वो यही फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म zygote is known as fertilization। okay, that is fertilization, that is fusion of male and female gametes। मेल और फीमेल गमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ओविडक्ट में होता है। ओके, दोनों एक ही मतलब है। अब बात करते हैं हम यूट्रस की। It is an elastic bag-like organ to which both the oviducts attach। ओके, ओवरी से कौन अटैच रहता है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फैलोपियन ट्यूब्स जो है वो किससे अटैच रहते हैं, यूट्रस से अटैच रहते हैं। ओके, यूट्रस क्या है, बैग लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर है। ओके, यूट्रस इज द ऑर्गन वेयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस। ओके, ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वो जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो कहाँ आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। फिर यूट्रस में ही जो जाइगोट अब एम्ब्रियो बन चुका है उसका डेवलपमेंट होता है, जो क्या एम्ब्रियो है वो मैच्योर होता है, डेवलपमेंट होता है उनका। ओके, देन कम्स सर्विक्स। ये जो यूट्रस, ये यूट्रस वाला पार्ट है। ओके, और ये वाला पार्ट है जो उसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। इट इज़ अ नैरो ओपनिंग विच कनेक्ट्स द यूट्रस टू वजाइना। ये एक नैरो ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग होती है, पतली सी ओपनिंग होती है जो यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करती है। वजाइना को ना बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ओके,
वजाइना इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच रिसीव्स द स्पर्म फ्रॉम द पेनिस। हमने ये तो पढ़ा ही था कि इजेक्यूलेशन के टाइम पे स्पर्म कहाँ रिलीज होते हैं, वजाइना में रिलीज होते हैं। ओके, तो वजाइना का काम क्या है, स्पर्म सेल्स को रिसीव करने का। इट इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ कैनाल। इनको हम क्या बोलते हैं, वजाइना को बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, बिकॉज द बेबी कम्स आउट ऑफ दिस पैसेज आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स डेवलपमेंट इन द यूट्रस। जब बेबी पूरा बन जाता है, पूरा अच्छे से डेवलप हो जाता है, तब वो कहाँ आता है, वो बाहर कैसे आता है, ये वजाइना बर्थ कैनाल से ही बाहर आता है। ओके, नोट, Unlike males, the female have different opening for passage of urine and of vagina। जैसे हमने मेल में देखा था कि उनका कॉमन पैसेज होता है यूरिन का भी और किसका, सीमेन का भी, बट जो फीमेल है उनका पैसेजेस अलग होते हैं। यूरिन का पैसेज अलग है और ये वजाइना की जो ओपनिंग है वो अलग है। ओके, ये सर्विक्स पार्ट है, ये कनेक्ट कर रहा है किसको, यूट्रस से वजाइना को, और ये जो वजाइना है ये क्या है, बर्थ कैनाल है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे कि फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, हम वो देखते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन तो हमें पता है, रट चुका है हमने कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म मेल गैमीट्स एंड ओवम फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमीट्स का फीमेल गैमीट से फ्यूजन हो जाता है तब एक न्यू सेल फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। ओके, millions of sperms are released into the vagina through the penis। बहुत सारे मिलियंस में स्पर्म्स जो हैं वो कहाँ रिलीज होते हैं, वजाइना में रिलीज होते हैं, किसके थ्रू, पेनिस के थ्रू। ओके, सिंस स्पर्म्स आर मोटाइल स्ट्रक्चर दे ट्रैवल थ्रू द सर्विक्स एंड यूट्रस एंड रीच द ओवम और एग सेल विच इज द फीमेल गैमीट इन द ओविडक्ट। ओके, अब क्या होता है कि हमने देखा जो ओवरीज थी, 1 सेकेंड, ये जो ओवरीज थी ये एग रिलीज कर रही थी। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था, फेलोपियन ट्यूब में हो रहा था। तो जब ओवरीज एग रिलीज करती है तो एग जो है, ओवम जो है वो यहीं पे वेट करता रहता है, किसका वेट करता है, स्पर्म का वेट करता है। ओके, तो स्पर्म जो है वो वजाइना से ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुँचता है, सर्विक्स से, फिर यूट्रस से ये पहुँचता है ओविडक्ट में, और ओविडक्ट से में जाके ये एग से मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है। ओके, और इसको हम बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। तो जो एग है वो अपना आराम से कहाँ बैठा होता है, फेलोपियन ट्यूब में बैठा होता है। जो स्पर्म है वो मोटाइल होते हैं, मतलब वो मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, वो मोटाइल होते हैं, मूवेबल होते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, और वो वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस से कहाँ पहुँचते हैं, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में क्या है, ओवम प्रेजेंट है। ओके, आफ्टर द जाइगोट इज फॉर्म, अब क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज हो गए, अब क्या फॉर्म होगा, सिंगल सेल फॉर्म होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट इज फॉर्म। इट अंडरगोज रिपीटेड सेल डिवीजन टू फॉर्म अ एम्ब्रियो। ओके, तो क्या होता है कि रिपीटेड सेल डिवीजन, ये जाइगोट जो है वो रिपीटेड सेल डिवीजन दिखाएगा, बहुत बार सेल डिवीजन दिखाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, फिर जो इतने सारे सेल्स बन जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। ओके, अब जाइगोट कैसे फॉर्म होता है, एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, वो हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि सेल डिवीजन कौन से टाइप का यहाँ पे होता है। ओके, तो क्या होता है कि 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। ओके, मियोसिस में क्या होता है कि जो सेल में क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, अगर सेल में 46 क्रोमोसोम है तो वो सेल जो है वो डिवाइड करेगा, 4 सेल बनाएगा और सब में हाफ क्रोमोसोम कर देगा। ओके, और वहीं जो माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है, सेम क्रोमोसोम्स सेल में जो न्यू सेल फॉर्म हुए हैं उनमें भी रहेंगे। ओके, एक बार मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ। सपोज ये एक सेल है। ओके, अब इसमें क्या है, 46 क्रोमोसोम्स है। कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स है। ये मियोसिस की बात कर रही हूँ मैं। अब इसने 4 सेल बनाए, सेल डिवीजन करा, 4 सेल बनाए, तो हर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर जो है पेरेंट सेल में जितना था उससे हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 46 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 23, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 23, और ये जो सेल फॉर्म हुआ इधर भी 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ओके,
ठीक है, ये कौन सा सेल डिवीजन हुआ? मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन होता है सेक्स सेल्स फॉर्म करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो कौन से होते हैं सेक्स सेल्स? स्पर्म सेल्स होते हैं एक, ओके, और एक होता है ओवम। तो इन दोनों को फॉर्म करने के लिए कौन सा डिवीजन चाहिए होता है? मियोसिस सेल डिवीजन होता है। अब जो स्पर्म सेल्स हैं उनमें कितने वो होते हैं क्रोमोसोम्स? 23। ओवम में कितने होते हैं? 23। क्यों? क्योंकि ये मियोसिस सेल डिवीजन से फॉर्म हुए, तो इनमें कितने होंगे? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ओके। तो इनमें 23 हुआ। जब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब ये फ्यूज होते हैं, ओके, जब इनका फ्यूजन होता है तब ये क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट फॉर्म करते हैं, और उनमें क्रोमोसोम नंबर कैसा रहता है? 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, ओके। तो ये बात क्या हुई? मियोसिस की। क्या बात हुई? ये मियोसिस की। क्या हुआ? स्पर्म सेल और ओवम सेल में 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं, और क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कितना हो जाता है? 46। अब ये जब जाइगोट बन चुका है तो जाइगोट क्या करेगा? रिपीटेडली सेल डिवीजन करेगा। इसकी सेल जो है बार बार डिवाइड होंगी और क्या बनाएंगी? बहुत सारे सेल्स बनाएंगी, ओके। अब माइटोटिक सेल डिवीजन है। क्या है? माइटोटिक सेल डिवीजन है। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर जो पेरेंट सेल में था सेम की सेम ही रहेगा। तो हर सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे? 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे, ओके। तो ये जाइगोट जब रिपीटेडली सेल डिवीजन करता है और मल्टीपल सेल्स बना लेता है विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये क्या कहलाते हैं? इनको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं हम इनको? एम्ब्रियो। तो यहाँ पे क्या देखा हमने? मियोसिस सेल डिवीजन देखा, और यहाँ पे क्या देखा हमने? माइटोसिस सेल डिवीजन देखा। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, ओके। और एम्ब्रियो माइटोसिस से फॉर्म होता है। अब क्या लिखा है यहाँ पे? द एम्ब्रियो इज एम्बेडेड इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड द प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। अब जो जाइगोट है वो कहाँ आ जाएगा? यूट्रस में आ जाएगा। एम्ब्रियो बन चुका है। एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में आके यूट्रस से अटैच हो जाएगा। यूट्रस में भी किससे अटैच होगा? जो यूट्रस की वॉल है वो थिक हो जाती है, और वो थिक वॉल से ही एम्ब्रियो अटैच हो जाता है। जब एम्ब्रियो ये यूट्रस की थिक वॉल से अटैच हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन, ओके। द फर्दर द एम्ब्रियो टू फॉर्म द फीटस टेक्स प्लेस इन द यूट्रस इटसेल्फ। अब एम्ब्रियो जो है वो फर्दर सेल डिवीजन करके क्या बनाते हैं? फीटस बनाते हैं। एम्ब्रियो जो है वो 9 to 10 वीक्स का होता है। उसके बाद का जो है वो क्या कहलाता है? फीटस कहलाता है, ओके। एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट होता है यूट्रस में ही। आफ्टर इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? प्लेसेंटा फॉर्म होता है। डेवलपमेंट ऑफ अ डिस्क शेप टिश्यू टेक्स प्लेस, ओके। इम्प्लांटेशन के बाद क्या फॉर्म होगा? प्लेसेंटा फॉर्म होगा। डिस्क शेप का होता है वो, यहाँ पे तो पिक्चर नहीं है, यहाँ पे जरूर है नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। ये टेम्पररी ऑर्गन होता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये टेम्पररी ऑर्गन है। ये क्या है? प्लेसेंटा है। इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा फॉर्म होता है, और ये होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अब क्या चाहिए? प्लेसेंटा क्यों फॉर्म होती है? क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फीटस है, जो डेवलपिंग फीटस है, उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उसको गैसेस की जरूरत है ना। तो ये प्लासेंटा के थ्रू ही फीटस और मदर्स के बीच में जो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो प्लासेंटा के थ्रू ही होता है, ओके। This is known as placenta. The function of placenta includes the exchange of food, oxygen and waste material between the mother and the growing embryo. Okay? Mother's blood से nutrient, oxygen कहाँ आ जाएंगे? fetus तक आ जाएंगे, जो embryo develop हो रहा है उस तक आ जाएंगे, और वहीं जो waste material भी तो generate करेगा fetus, ये waste material कहाँ जाएंगे? placenta के through mother's blood में पहुँच जाते हैं। तो
कैसे होता है मदर और फीटस में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज थ्रू प्लेसेंटा। द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस, दिस कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। जो डेवलपिंग फीटस है, एम्ब्रियो है, वो क्या वेस्ट भी जनरेट करेगा और ये वेस्ट जनरेट कहाँ चला जाएगा, प्लेसेंटा में चला जाएगा। प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ जाएगा, ये मदर्स ब्लड में पहुंच जाएगा। Okay, the development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months in human. Okay, ह्यूमन में जो फीमेल होती है उनमें बेबी का डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, और ये जो फीटस फुली डेवलप हो जाता है, फुली डेवलप होने के लिए उसको कितने मंथ्स की ज़रूरत होती है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 9 महीने की ज़रूरत होती है। ओके, अब जब 9 महीने हो चुके हैं, फीटस जो है वो फुली मैच्योर डेवलप हो चुका है, तो क्या होगा, जो यूट्रस की वॉल है, मसल्स हैं, वो क्या शो करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन शो करेगी, जिससे जो फीटस है वो बाहर आ जाए थ्रू वजाइना। वजाइना के थ्रू ही जो बेबी है वो मदर्स बॉडी से बाहर आ जाता है, इसलिए वजाइना को हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस हेल्प्स इन द चाइल्ड बर्थ। ओके, यहाँ पे ये जो पिक्चर है, यहाँ पे ये प्लेसेंटा वाला पार्ट है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ओके, यूट्रस है और यूट्रस की वॉल से जो है प्लेसेंटा अटैच्ड है, ये ग्रोइंग फीटस है और ये सर्विक्स है। सर्विक्स जो यूट्रस और वजाइना को कनेक्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की, कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। इन फीमेल्स ओवरी रिलीज ओवम और एग वंस ईयर एवरी 28 डेज फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम से 11-12 साल की उम्र से जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो ओवरी होती हैं वो हर 28 दिन में एग रिलीज करती हैं। ओके, हर 28 दिन में क्या रिलीज करती है, एग रिलीज करती है। द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। अब क्या होता है कि यूट्रस जो है वो अपने आप को रेडी रखती है, प्रिपेयर्ड रहती है कि भैया अगर फर्टिलाइज्ड एग आए तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पूरा यूट्रस उसके साथ प्रिपेयर्ड रहती है। ओके, दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। अब यूट्रस को पता है कि फर्टिलाइज्ड एग आ सकता है, तो यूट्रस अपनी वॉल्स को कैसे बना देता है, थिक बना देता है और स्पॉन्जी बना लेता है। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट अ डे। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो एग कितने दिन तक रहेगा, सिर्फ 1 दिन तक ही रहेगा। ओके, आफ्टरवर्ड्स दिस लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब फर्टिलाइज नहीं हुआ है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो अब एग तो बचा ही नहीं है क्योंकि 1 ही दिन तक रहता है वो, है ना। अब बचा ही नहीं है वो, तो क्या होगा, यूट्रस की जो लाइनिंग है, जो थिक वॉल्स उसने बनाई थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी शेड होने लगती है, वो भी शेड होने लगती है। ओके, आफ्टरवर्ड्स दिस लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एंड मेंस्ट्रुएशन अकर। अब जो मेंस्ट्रुएशन आता है, ओके, उसमें क्या क्या होता है, उसमें ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, थिक लाइनिंग है, वो भी रहती है और ये अनफर्टिलाइज्ड एग भी रहता है। मेंस्ट्रुएशन किसके थ्रू आता है, वजाइना के थ्रू बाहर आता है, और ये किसका मिक्सचर रहता है, ब्लड और म्यूकस का। ओके, मेंस्ट्रुएशन इज द फेज ऑफ यूटराइन ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुएशन क्या है, यूटराइन ब्लीडिंग वाला फेज है, जिसमें ब्लड जो यूट्रस है वो ब्लीड करता है, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इन विच एन अनफर्टिलाइज्ड एग एंड द थिक यूट्रस लाइनिंग इज प्रेजेंट। Okay, it occurs through the vagina as blood and mucus. Menstruation lasts for about 3 to 5 days. Menstruation में क्या होता है, ब्लड और म्यूकस होता है। ये किससे फॉर्म होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से फॉर्म होता है और यूट्रस की जो थिक लाइनिंग थी उससे। ओके, और मेंस्ट्रुएशन कितने दिन तक रहता है, 3 से 5 दिन तक रहता है। तो यहाँ पे जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स होता है कंप्लीट। आई होप आपको पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आपको आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको सारी क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जेईई, नीट, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।